अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हुकूमत की बार बार की यकीन दहानियों के बावजूद मईशत के हवाले से खदशात बढ़ते जा रहे हैं। मुसलसल डिफ़ॉल्ट के खतरात की बात हो रही है और महज 6.7 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर एक पैनिक की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स के इजाफी पैकेज की दरख्वास्त की है, जिसमें 3 अरब डॉलर्स के कैश डिपॉजिट और 1.2 अरब डॉलर्स के डेफर्ड पेमेंट पर तेल की सहूलत शामिल है। और वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि ये डील हतमी मरहले में है। पाकिस्तान ने पहले ही सऊदी अरब से 4.2 अरब डॉलर्स का पैकेज लिया हुआ है। मजीद 4.2 अरब डॉलर्स मिलने से पाकिस्तान को सऊदी अरब से मिलने वाला पैकेज टोटल 8.4 अरब डॉलर्स हो जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम IMF की किस्त के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं ताकि क्रिसमस के बाद 10 जनवरी की IMF बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान की किस्त का मामला तय हो सके, मगर अब भी इख्तिलाफात बरकरार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत अभी तक IMF को मुतमईन नहीं कर पाई है। सैलाबों के बाद GDP ग्रोथ का टारगेट 5% से कम होकर 2% रह गया है और महंगाई काबू में ना आने की वजह से टारगेट से ऊपर यानी 23% रहेगी। इसलिए IMF की डिमांड है कि मुआशी टारगेट्स को नए हक़ाइक़ के हिसाब से बदला जाए। पाकिस्तान ने जो प्रॉमिस किया था कि प्राइमरी सरप्लस होगा, उसके आसार भी नहीं नज़र आ रहे हैं। खर्चे ज़्यादा हैं। IMF चाहता है कि उस हवाले से इकदाम किए जाएँ। टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाने के लिए मज़ीद टैक्स लगाए जाएँ। इस वक्त दरामदात पर सख्तियों की वजह से अहम अशिया की भी LCs नहीं खुल पा रही हैं। पावर सेक्टर, खुराक, एक्सपोर्ट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज सभी शिकायत कर रही हैं और मुतासिर हो रही हैं। कंपनीज अपना मुनाफा मुल्क से बाहर नहीं ले जा पा रही हैं। अवाम को 240 रुपये पर भी डॉलर ओपन मार्केट में दस्तियाब नहीं है। इंटरबैंक का 224 रुपये और ओपन मार्केट का 234 रुपये का रेट मसनूई साबित हो रहा है। और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने बैरूनी एयरलाइंस के पैसे भी बाहर जाने से रोके हुए हैं और ये रकम 22.5 करोड़ डॉलर्स बनती है। IMF की जानिब से किस्त के अभी तक आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और माहिरीन मईशत के मुताबिक मुल्क की मईशत को इस खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए IMF की किस्त इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इन ज़खायर के साथ 6.7 अरब डॉलर्स के साथ जो बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ हैं वही अगले चंद माह में 8.4 अरब डॉलर्स हैं। पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर, जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं ज़ाहिर है वो हो रही हैं, मगर जो बहुत सर्टेनिटी के साथ बात कर रहे हैं या तो इमरान खान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ये हुकूमत लेके जा रही है, या फिर आप कर रहे हैं जो 2.5 महीने पहले तक इस मुल्क के वज़ीर ख़ज़ाना थे, इसी हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना थे, और आप भी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बरकरार रहेगा। तो आप और इमरान खान एक पेज पर हैं। शुक्रिया शाज़ेब खानज़ादा साहब। मैं और इमरान खान साहब बिल्कुल एक पेज पर नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। इमरान खान साहब वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को असल में डिफ़ॉल्ट की तरफ ढकेला है। इमरान खान वो हैं जिन्होंने फरवरी में IMF से माहिदा तोड़ा। इमरान खान वो हैं जिन्होंने पूरी कोशिश करी, हत्तुल इम्कान, जब शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमने वापस IMF को बहाल करा तो पूरी कोशिश करी थी कि वो माहिदा भी ना हो सके। तो इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट हो, क्योंकि उनको हुकूमत चाहिए किसी भी हाल पर। मैं उन लोगों में से हूँ जो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिस शायद हम राह पे हैं वो हमको डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाती है। ख़तरा थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमको वो इक़दाम कर लेने चाहिए जिससे वापस खतरा जो है वो टल जाए। इतनी तो बहुत फ़र्क है। इक़दाम की तरफ आने से पहले 6.7 अरब डॉलर्स के हमारे पास ज़खायर हैं। हमने जो एक बॉन्ड पेमेंट थी 1.1 अरब डॉलर्स की वो हमने कर दी है। तो वज़ीर ख़ज़ाना का और ख़ुद वज़ीर आज़म का कहना है कि जी डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो असल में हमने बचा लिया है। आप ये कह रहे हैं कि जी ख़तरा बचा नहीं है, हम डिफ़ॉल्ट के रास्ते पर हैं। तो फिर इमरान खान साहब की ये बात दुरुस्त है ना कि इलेक्शन कराएं, मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत है जो ये हुकूमत ले नहीं सकती है। तो इसलिए जब आप भी कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है और फैसले लेने हैं और नई हुकूमत ले रही है, तो खान साहब की बात दुरुस्त है ना? फिर नहीं, खान साहब की बात तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। नंबर एक, क्योंकि खान साहब के पास तो जब हुकूमत थी जब ही तो वो डिफ़ॉल्ट में लेके गए थे ना। अगर खान साहब आ भी जाते हैं तो खान साहब ने तो खुद जो डिफ़ॉल्ट का जो बानी है, जो डिफ़ॉल्ट का जो बाप है वो तो इमरान खान है। बाबा डिफ़ॉल्ट तो इमरान खान है। हम तो डिफ़ॉल्ट के बचा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल, नवाज शरीफ ने तो अपना कैपिटल लगा के डिफ़ॉल्ट को बचाया है। और ये बड़े मुश्किल फ़ैसले लिए थे हमने जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, जिसके अंदर हमने पेट्रोल इतना महंगा किया, डीज़ल महंगा किया, टैक्सेस लगाए, दीगर चीज़ें करी, तब जाके डिफ़ॉल्ट बचाए। IMF से दिन रात निगोशिएट करा। IMF को बड़ी मुश्किल से मना कर लेकर आए थे, जबकि हमारी पार्टी में भी लोग हमारे खिलाफ थे। और ये कहना कि मैं और इमरान खान कह रहे हैं तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का बॉन्ड जो है 2024 में जो पाकिस्तान का बॉन्ड ड्यू होता है वो 50 पैसे में आपको मिलता है। तो ऑब्वियसली मार्केट ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि पाकिस्तान इज़ इन जेपडी एंड इट इज़ इन जेपडी एंड इट हैज़ गॉन बैक इन जेपडी। और एज लॉन्ग एज, जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना है। मगर जो बॉन्ड्स की वैल्यू है, इसहाक डार साहब को 2.5 महीने हुए हैं आए हुए, और आप भी ज़ाहिर जब आर्टिकल लिखते हैं तो इम्प्लाई करते हैं जैसे वो जिम्मेदार हैं।
5 महीने के लिए आप भी वजीर खजाना थे, आप कैसे जिम्मेदार नहीं हैं? बजट आपका दिया हुआ है, बजट आपने दिया, IMF के साथ पिछले मुज़ाकरात आपने किए, अगर किस्त नहीं मिल रही है तो पिछले क्वार्टर के टारगेट्स डार साहब कह रहे हैं मैंने मीट कर दिए, फिर भी वो नहीं दे रही, तो आप कैसे जिम्मेदार नहीं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो भी काम करने थे और जो भी कदम उठाने थे हमने उठाए, वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से उठाए, वज़ीर आज़म साहब की मर्ज़ी से उठाए और ना चाहते हुए उठाए, जो कि ये कोई भी सियासतदान जो है वो ये जो फैसले हैं ये आसान नहीं होते, लेकिन मुल्क की बका ज़रूरी थी। वी अंडरस्टूड कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, पाकिस्तान इज़ अबव पॉलिटिक्स, कि पाकिस्तान को पॉलिटिक्स से ज़्यादा होना चाहिए, जिस पे मैंने लिखा है कि वरना हम में और इमरान खान में फ़र्क ही क्या है। अगर हम सियासत को अपने ऊपर ले आते हैं, अगर सियासत को हम पाकिस्तान के मफाद के ऊपर ले आते हैं, तो फिर इमरान खान से लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो इसी बात की है ना कि पाकिस्तान का मफाद हम समझते हैं कि अव्वलीन होना चाहिए। तो ये, और किसी ने खुदा न खास्ता किसी फ़र्द वाहिद की क्रिटिसिज्म नहीं है, हम सबको पूरी पार्टी में, हमारी पार्टी में बहुत सारे मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं, सबको पता है कि मैं एक ओपन मार्केट में बिलीव करता हूँ, डार साहब नहीं करते, वो एक अलग से रेट करते हैं डॉलर का, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ऑब्वियसली डार साहब जो है वो पाकिस्तान को इधर नहीं लेकर आए, इमरान खान लेकर आया पाकिस्तान को। आज जो डिफ़ॉल्ट की नहज पे है वो पाकिस्तान को इमरान खान लेकर आया, लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत है तो हमको संभालना है। हम इस वक्त इमरान खान को कोस सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ का है कि हम अभी मुस्बत फैसले करें ताकि डिफ़ॉल्ट से बच सकें। नहीं, मगर आप तो अपनी पार्टी को नहीं कन्विंस कर पाए ना, या तो आपकी जो फिलॉसफी थी, अगर आप लोगों ने बचाया और मुश्किल फैसले करके बचाया तो आज आप फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। आप अगर मियां नवाज शरीफ को नहीं कन्विंस कर पाए कि आपके फैसले दुरुस्त थे इसलिए तो आप आज नहीं है, इसहाक डार हैं, तो आप तो अपनी पार्टी को नहीं कन्विंस कर पाए, तो पाकिस्तानियों को कैसे कन्विंस करें? इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि वज़ीर ख़जाना जो होता है या कोई भी और वज़ीर होता है, वज़ीर आज़म की सवाबदीद पे होता है। जब वज़ीर आज़म मुझे बनाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर और मैं उसको वेलकम करता हूँ, तो किसी और को बनाएं तो उसके अंदर मतलब मुझे कोई मतलब ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और जिस तरह मुझे हटाया गया है वो एक अच्छी तरह क्लासी तरीके से नहीं हटाया गया, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके अंदर उनका सवाबदीद है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर उसके अंदर वो समझते हैं कि डार साहब काम को आगे लेके जा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। डार साहब को ये काम करने आता है, काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो अगर पार्टी ये समझती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पार्टी ये समझ सकती है। मकसद कहने का ये है कि हमको जो भी करना है वो कर गुजरना है ताकि खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए। नाउ क्या हमें फौरी तौर पर करना चाहिए कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाएं? क्योंकि आप ये खुद ये कह रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ सिमत है हमारी, मगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो क्या करें कि अवॉइड हो जाए? देखिए, एक चीज़ जो है, हम जब ये समझ रहे थे, जब मैं कहता था कि हमने डिफ़ॉल्ट अवॉइड किया है, तो वो इसलिए हम कह रहे थे कि IMF आ गया। IMF लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं कि जब आपको दुनिया में कोई कर्ज नहीं दे रहा होता तो IMF देती है। जब IMF का कर्ज शुरू हो जाता है, प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो फिर वर्ल्ड बैंक भी कर्ज देना शुरू कर देती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी दे देती है और दीगर बैंक्स भी देते हैं। इस वक्त तक वो बैंक्स हमको दे रहे हैं, ये IMF के कर्ज के बाद हुआ था। अब अगर IMF से आपका ये राब्ता टूट जाता है, IMF नहीं आता पाकिस्तान, IMF किसी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड कर देते हैं हम, तो फिर उसके बाद आपको वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी प्रोग्राम लोन्स मिलना बंद हो जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। देखें, आप दोस्तों के पैसों से सऊदी अरब के $2 बिलियन आ जाएं, $3 बिलियन आ जाएं, उससे आपको 8 या 12 हफ्ते की मोहलत मिलती है, दैट्स इट। आपको जब तक कि IMF आपके साथ नहीं खड़ा होगा इस नहज पे जहाँ पे आपके पास $6.60 हों, ये आप नहीं, दिस इज़ नॉट प्रूडेंट। प्रॉब्लम है कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि उनकी जितनी भी कमिटमेंट्स थी पिछले क्वार्टर के लिए हमने पूरी कर दी है, मगर IMF का जो रवैया है वो बड़ा अनरीजनेबल है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं और जिस किस्म की वो डिमांड्स दे रहे हैं। क्योंकि आपने भी डील किया है रिसेंटली, तो आप बताइए, क्योंकि शौकत तरीन साहब भी कहते थे कि बहुत अनरीजनेबल बिहेवियर है, रवैया IMF का ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्ती हमारे ऊपर कर रहे हैं। डार साहब भी कह रहे हैं, आपको भी नहीं लगता कि वो सख्त रवैया? आप ये देखें कि पाकिस्तान का इस साल का टैक्स 7,450 अरब रुपए का टारगेट था, अल्लाह करे थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लेंगे, ठीक है। उसमें से आप सूबों को दे देते हैं 4200 अरब रुपए, आपके पास बचते हैं 3300 अरब रुपए। 3300 अरब रुपए आपके पास आ रहे हैं, आपको 4000 अरब रुपए से ज़्यादा तो सूद देना है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो बहुत बुरी है। तो आप अब क्या बातें कर रहे हैं? मतलब IMF जब आपको लोन दे रहा है तो दुनिया तो आपको समझ रही है कि 50% चांस है डिफ़ॉल्ट का, इसलिए आपका जो बॉन्ड है वो 50% पे बिक रहा है। IMF आपको अगर 4% में इस वक्त लोन दे रही है तो इट्स एक्चुअली इट इज़ रियली हेल्पिंग यू आउट। और ये ठीक है, IMF का काम ये है, इट इज़ अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन ये कहना कि IMF अनरीजनेबल हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा अपने गिरबान में भी देख के देखना चाहिए कि हम 22 मरतबा क्यों गए IMF के पास, हम क्यों IMF के प्रोग्राम 22 वाली बात ठीक है, अभी बताया ना, अभी क्योंकि आपको गए हुए 2.5 महीने हुए हैं जी, डार साहब अभी आए हैं। IMF आसान नहीं है, आपका बनाया हुआ बजट है, IMF आसान नहीं है। तो फिर लेकिन जो बजट आपने जो कमिटमेंट्स की थी वो पूरी नहीं हुई, जो आपने अरेंजमेंट करना था वो नहीं हुआ, या 2.5 महीने में डार साहब ने कुछ बिगाड़ दिया? देखिए मेरी बात सुने,
एक IMF से ये बात थी हमारी कि 150 बिलियन रुपए का प्राइमरी सरप्लस या 160 बिलियन रुपए का प्राइमरी सरप्लस करना था। IMF चाहता है कि वही प्राइमरी सरप्लस लाए और वो समझता है कि 1% ऑफ GDP के मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। हो सकता है 1% के ना लगाने पड़ रहे हो, आधे % के लगाने पड़ रहे हो। 801 अरब रुपए का अमाउंट 801% हो गया, मतलब हो सकता है 400 में भी आप उनसे बात कर सकते हैं। हो सकता है कि लेकिन IMF को मुझे ये पता है कि थोड़ा सा जो डॉलर के अंदर हम बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि नहीं हमारी मर्जी का डॉलर रेट होना चाहिए, मार्केट की मर्जी का नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों से IMF जो है वो परेशान होती है। IMF को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। क्या इस वक्त हमारे पास क्या कर रहे हैं मर्जी? IMF तो उस वक्त परेशान होता है ना जब आप इंटरवीन करें। इंटरवीन तो नहीं कर रहे हैं। मार्केट्स को जो एक तनबीह थी वो शौकत तरीन साहब भी करते थे, मार्केट्स मानती किसी की नहीं है, उनकी भी नहीं मानी। आप भी तनबीह करते थे, आपकी भी नहीं मानी, 240 पर चला गया था। डार साहब भी तनबीह कर रहे हैं। 224 का जो रेट है इंटर बैंक का वो तो एक मसनूई सा ही रेट है। 233 234 का ओपन मार्केट है, वो भी नहीं मिल रहा है। 240 रुपए का भी जाके मुश्किल से मिल रहा है। तो मार्केट्स तो मानती नहीं है, मगर मार्केट्स में इंटरवेंशन से प्रॉब्लम होती है ना। IMF को इंटरवेंशन क्या होती है? देखिए मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि हमारी रेमिटेंस आती है। अगर एक आदमी अपनी सऊदी अरब के अंदर अगर या दुबई में कहीं टैक्सी चलाता है, अपनी माँ को $100 भेजता है, अगर वो इंटरबैंक के थ्रू भेजता है तो उसकी माँ को 2000 मतलब 2225 रुपये मिलते हैं या 22,250 रुपये मिलते हैं। अगर वो हवाले के थ्रू भेज देता है 247 रुपये मिलते हैं, तो 2500 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर $100 में 2500 रुपये ज़्यादा मिल जाते हैं, इसलिए आपकी रेमिटेंस कम हो गई। इसी तरह आपका जो एक्सपोर्टर है वो लीगली 10% जो है वो पाकिस्तान के बाहर पैसे रख सकता है। उसको भी ये बात समझ में आएगी कि यार 10% या 5% पाकिस्तान के बाहर पैसे रख लो, अगर हवाला मंडी से लेना चाहेगा तो वो भी ला सकता है। ये चीज़ भी हो सकती है। आपने देखा है कि ये भी प्रेशर आ रहा है। दूसरी ये बात ये है कि यहाँ पे जिसकी आप LC खोल रहे हैं, क्योंकि आपने बैंकों को एक नंबर दे दिया कि भाई ये एब्सोल्यूट अमाउंट है, इसके ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो आपने वो देखते हुए नंबर दे दिया ताकि आपको पता है कि आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं। तो आपने उसको बैंकों को दे दिया कि इससे नहीं जाना ऊपर, तो वो बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है वो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल जो डॉलर की वैल्यू है वो ज़्यादा है। अगर आप कम वैल्यू में दे रहे हैं तो आप चीज़ें सब्सिडाइज कर रहे हैं इंपोर्टेड चीज़ों को। ये इस वक्त पिछले साल जब आपका इंपोर्ट 80 बिलियन का था, और ये मैं कहते कहते थक गया हूँ कि पिछले साल आपका इंपोर्ट अगर 80 बिलियन का था और आपका एक्सपोर्ट 30 बिलियन का था, तो भाई रुपए को मजबूत करना जो है ये मकसूद नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं। और मुझे नहीं पता कि दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट गलत कैसे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मुल्क जैसे चाइना जैसा मुल्क था जिससे अमेरिका डरता था कि तुम अपनी करेंसी को अप्रिशिएट करो, वो नहीं करते थे एक्सपोर्ट करने के लिए। जापान नहीं करता था, कोरिया नहीं करता था। हम ये क्यों उल्टी रविश पे चले गए? ये इतनी सी बात है। बड़ा एक मसला है ना कि पिछले साल के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, हालांकि करेंसी तो तकरीबन 30% ज़्यादा डिप्रिशिएटेड है। तो करेंसी डिप्रिशिएट होकर हमने कौन सी एक्सपोर्ट्स बढ़ा ली हैं? जी, अब एक साल के अंदर तो आप देखें, इस तरह तो नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने ये भी देखेंगे कि आपकी प्राइसेस क्या थी। आपके पास प्राइसेस थी, कॉटन की क्या प्राइस थी? कॉटन की प्राइस आज आधी से भी कम हो गई है। तो दुनिया में अगर जब रुई की प्राइस कम हो गई तो कपड़े की कमीज़ों की प्राइस कम हो गई, जो हम बेचते हैं जीन्स वगैरह, उसकी प्राइस कम हो गई। इसके अलावा वेस्ट में रिसेशन है, तो उसकी वजह से ये मतलब देखें, इस तरह देखें कि PTI जब थी तो उसके 3-4 सालों में एक्सपोर्ट एज अ % ऑफ GDP जो था वो सिर्फ 8.5 से बढ़ के 8.8% पे गया था। जो ज़्यादा इंक्रीज आई थी वो तो आई थी इन प्राइसेस। अब आपकी इस वक्त प्राइसेस कम है तो थोड़ी एक्सपोर्ट कम होगी, तो ये तो हुकूमत का कसूर नहीं है अगर एक्सपोर्ट इस वक्त इसलिए कम हो रही है कि प्राइसेस कम हो गई हैं। लेकिन साथ साथ ऑयल की प्राइस कम हो गई है। जो चीज़ $90 के ऊपर होती थी और एवरेज पे मेरे ख्याल से मेरे ज़माने में $98 की थी, वो आज $75 की है। हमको उसका भी फ़ायदा उठाना चाहिए और उधर भी अपने आप को फिस्कली कंसोलिडेट करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं कि अभी जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, बजाय इसके कि अगले जो रिवाइज होगा उसमें पास ऑन करें, बेहतर है कि तो डीजल पर PDL जो अभी भी 25 रुपये है और IMF से कमिटमेंट 50 रुपये है वो कर दें, और फिर क्या पेट्रोल वगैरह पर तो क्योंकि 50 रुपये हुआ है उस पर सेल्स टैक्स लगा दें। आप उस सेल टैक्स लगा दें या PDL की लिमिट को बढ़ा दें, जो भी कर लें। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त अगर हुकूमत ये कर ले, अगर आपको 1% नहीं भी लेते आप से, और आप देखें ना, मतलब आपने बिजली दे दी है पूरे साल की, किसी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सब्सिडी 100 अरब रुपए की, आपने पूरे 6 महीने से आपने प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं गैस की। आपकी SNGP और SSGC जो है 100 अरब रुपए का नुकसान करेगी सर्दियों में, शायद उससे ज़्यादा करेंगी। आपने गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं तो उसके सारे नुकसान होंगे। IMF वो सब चीज़ें भी देख रहा है। आपने जो IMF ने आपको 200 यूनिट तक के डिफ़र करे थे, आपने वो 300 यूनिट तक के वेव कर दिए हैं बिजली के बिल, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। आप तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप कहीं ना कहीं पे बैलेंस कर लें। आप करें यहाँ से कॉम्पेंसेट हो सकता है, करें अगर ऑयल प्राइसेस में को पास ऑन करने की बजाय टैक्सेशन यहाँ पर लगा दें। बट जो बिजली, आप गैस की बात कर रहे हैं, जून 2022 में ओगरा ने 45% इजाफे की बात की थी, आप थे उसके बाद, आपने भी नहीं किया।
अब डार साहब भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन आ रहा हो तो नहीं करते आप, तो इलेक्शन हल है फिर। देखें, गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी बात भी हुई थी, वो तकरीबन मेरे ख्याल से मान गए थे काफ़ी चीज़ों पे कि हम ये प्राइसेस बढ़ाएंगे। हम इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस दे रहे हैं, जितने की मांग रहे थे हम उससे भी सस्ती दे रहे हैं। हम फर्टिलाइज़र को भी सस्ती गैस दे रहे हैं, सीमेंट को भी सस्ती दे रहे हैं, तंदूरों को भी सस्ती दे रहे हैं, नुकसान में दे रहे हैं। इस वक्त एवरेज कॉस्ट गैस की जो है वो 950 रुपये है पर MMBTU, और आप जो है एवरेज 600 में बेच रहे हैं। ये कैसे चल सकता है पूरा? मतलब मैं आपको यही बताऊँ ना कि यही चीज़ें PTI ने करी थी, उसने भी गैस की कीमत नहीं बढ़ाई थी, और हमको फिर ये थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी। वैसे मैं आपको मैं समझता हूँ, देखिए इलेक्शन ईयर है, थोड़ा बहुत 4-6 महीने का मार्जिन होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मार्जिन नहीं है पीछे। अगर IMF नहीं आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत बुरा हाल होगा। और IMF, एक तो आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें पास ऑन करने के अलावा और क्या क्या फौरी इकदाम हैं ये करें कि जनवरी की मीटिंग में फौरी तौर पर पाकिस्तान को किस्त मिल जाए और ये खतरा टल जाए? जनवरी की मीटिंग में अभी ज़रा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी तक तो IMF का वो मिशन ही नहीं आया है। IMF का जब मिशन आएगा, उसकी डेट्स मिलेंगी, उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें करें। एक मरतबा मिशन आ जाएगा और टेबल के अक्रॉस बैठेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, उसमें कोई, लेकिन मिशन लाने के लिए कुछ 2-4-6 इकदाम करने पड़ेंगे यहाँ पर बैठ के। और अब दुनिया चेंज हो गई है, मतलब हमको उसको समझ के करना पड़ेगा। बहुत ममालिक जो हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंडली अरब कंट्रीज़, उन्होंने बहुत मरतबा हमको मदद करी है। मुझे पता है कि कितना मुश्किल हो गई है वो, और बड़ी मुश्किल हो रही है। ये जो सऊदी अरब से भी मदद की खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे ये बात दुरुस्त हो, लेकिन ये पहले भी आती थी। और लेकिन आपने कहा था जी बिल्कुल कि UAE से भी आएंगे, कतर से भी आएंगे, सऊदी अरब से भी आएंगे, से 3 बिलियन और आपने कहा था पैसे आ जाएंगे, $16 अरब के हमारे फिस्कल ईयर के एंड में रिजर्व हो जाएंगे, ये आपने कहा। तो डार साहब कहते हैं आप अपना काम नहीं करके गए। मैं दिखा देता हूं, सुनिए डार साहब क्या कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं और से ये बात आ रही है या इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद भी डिफॉल्ट का हाई रिस्क रहेगा, तो आपकी जमात से ये बात आ रही है ना कि डिफॉल्ट का खतरा है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ऐसे तो नहीं है जिनको मईशत का पता नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। और मुझे कल कराची में भी, चेंबर में भी, फेडरेशन में मैं विजिट किया, उन्होंने पूछा, मुझे बिजनेस कम्युनिटी ने भी पूछा। अब आप पूछ लें कि जी आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप? बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। लेकिन उनको कभी पूछे कि आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी जी, हम तो पूरा अरेंजमेंट करके गए थे। 3 बिलियन का वादा किया था कतर ने, ये मुझसे वादा नहीं किया था, ये IMF को बताया गया था, तभी IMF ने अप्रूव किया था। 2 बिलियन का वादा किया था UAE ने, मुझसे वादा नहीं किया था, ये IMF के बोर्ड को बताया था। और 1 बिलियन का वादा किया था सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का, और ये मुझसे वादा नहीं किया था, ये भी IMF के बोर्ड को बताया था। IMF के बोर्ड से, IMF के डायरेक्टर से सऊदी अरब के वजीर तो अक्सर पाकिस्तान के बिहाफ पे बात करते थे। तो ये 6 बिलियन थे। उसके अलावा IMF ने वर्ल्ड बैंक से, आखिरी दिन तक वर्ल्ड बैंक से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी कितने पैसे होंगे। इसमें हमारे साबिक चीफ सेक्रेटरी जो पहले IMF वर्ल्ड बैंक में डायरेक्टर थे, नासिर खोसा साहब, उनका भी किरदार था, उन्होंने भी मेरी मदद करी। मैंने भी और लोगों से बात करी। उससे वर्ल्ड बैंक से हमने 1.7 बिलियन के शायद कमिटमेंट लिए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2.5 बिलियन की कमिटमेंट थी। AAIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसके बात हुई थी। तो हमने तो ये पूरा पैकेज अरेंज किया था, तभी IMF ने पैसे दिए हैं। अब अगर IMF देखें, ये सब चीज़ें मशरूत होती हैं IMF के आने पे। अब अगर IMF नहीं आएगा तो वर्ल्ड बैंक के पैसे नहीं आएंगे, IMF नहीं आएगा तो एशियन डेवलपमेंट के पैसे नहीं होंगे। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं कि आप IMF को लेकर आए। IMF को लेकर आ जाएंगे तो बाकी सारे पैसे आ जाएंगे। और अब ज़ाहिर कोर इन्फ्लेशन कोई 16% पर पहुंच गई है, जो पूरे साल का टारगेट है वो 23% है। एक डिमांड ये भी हो सकती है कि जी आप पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट्स रखें। अब मार्केट में कॉल आ रही है कि 16% का हो गया इंटरेस्ट रेट, 20% पर जा सकता है, एक और 400 बेसिस पॉइंट है। आप कल वो भी करना पड़ेगा। देखिए, इस वक्त ये आई थिंक कि कबलस वक्त होगा ये बात करना। आई थिंक कि हमको ये भी समझना, आई अंडरस्टैंड कि कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, उसके अंदर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, उसमें डिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट होता है, उसमें और चीज़ों का भी इफेक्ट होता है। एक स्टेट बैंक जो है एक प्रूडेंट पॉलिसी लेकर चल रहा है। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को ये चीज़
अपने इंडिपेंडेंट हिसाब से कर देनी चाहिए और इस पे ज़्यादा हमको क्या सारा ही नहीं करनी चाहिए। अब आप ये कह रहे हैं कि जी जो आपकी पार्टी कहती है हमने अपना पूरा पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया है, तो अब इलेक्शन के लिए मामलात को ख़राब ना करें और मुश्किल फैसले करने हैं तो करें, वरना फिर इलेक्शन में जाए, वरना मुश्किल फैसले करें जो करने और IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आप यही कह रहे हैं ना? मैं ये समझता हूँ कि जो मुश्किल फ़ैसले हमने ज़्यादातर करने थे वो कर लिए हैं, थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। और अब जब यहाँ पर हम एक मरतबा मतलब हम जब कर चुके हैं IMF से, देखें एक किसी चीज़ को, खड़ी हुई चीज़ को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक चलती गाड़ी को फर्दर इसमें इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है। तो हम अब जो है IMF से ये बात कर लें। और मैं ये बिल्कुल समझता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल कैपिटल मेरा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी नौकरी थी, उस पर मुझे कोई मसला नहीं था कि चले गई है वो। मुझे पता थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। डार साहब तो रोज़ आके मेरे खिलाफ टीवी पे बातें करते थे और एंकरों से प्रोग्राम करवाते थे, ये सब कुछ सबको पता है, ये एवरीबडी इन माई पार्टी नोज दिस, दैट्स नॉट अ पॉइंट। द पॉइंट इज़ के आई अंडरस्टूड कि मतलब द जॉब कैन गो। मैंने तो IBA में जाके कहा था कि हमारा अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत आखिर दिन तक रहेगी, मैं रहूँ या नहीं रहूँ, तो लोग मुझे बोलते थे क्यों बोल रहे हो, मैं कहता दिस इज़ अ फैक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यार देखें, एट सम पॉइंट जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वगैरह वगैरह, पाकिस्तान का नाम तो पहले आता है ना। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो क्या सियासत कर लोगे, क्या डिफ़ॉल्ट कराओगे? आप सोचो तो सही कि खुदा ना खास्ता इधर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। आप श्रीलंका में आप देख लेंगे क्या हाल हुआ था, इस मुल्क में क्या हाल होगा, क्या खाना का तेल नहीं मिल रहा होगा। मतलब क्योंकि उस वक्त जब आप इक़दाम कर रहे थे तो एक ट्वीट आती थी आपको अक्सर, मिफ्ता भाई प्लीज़ लुक इनटू इट, और वो होती थी मरीम नवाज साहिबा की तरफ से। आप गालिबन ट्रेडर्स के ऊपर उन्होंने कहा कि प्लीज़ लुक इनटू इट, फिर अब आप कहेंगे उनसे उस पर उन्होंने नहीं कहा था, वो डिफॉल्ट कर जाएगा। नहीं, वो मेरी बहन जो थी वो तो छोटी मोटी कोई चीज़ थी, वो कस्टम वस्टम पे किसी की कोई चीज़ें फंस गई थी, उस पर कहा था। मेरे ख्याल से ट्रेडर्स पे उसने नहीं कहा था। और सच्ची बात है कि मतलब अगर उनसे मुझे मेरी फ़ोन पे बात हो जाती थी, अगर उनको मुझे कुछ चीज़ कहनी थी तो फ़ोन पे कहती थी। ट्वीट तो ऐसे ही वो हमारी एक आपस की समझ लो मजाक ही थी, लेकिन और वो फिर मीम भी बन गई, मजाक थी, नहीं क्रिएट कर रही थी मार्केट में, नहीं फिर बड़ी मीम भी बन गई। मैसेजेस पे मजाक करना चाहिए, ट्वीट पर सीरियस बात करनी चाहिए, आप लोग उल्टा कर रहे होते हैं। नहीं वो एक मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वो मीम सी बन गई थी। द पॉइंट इज कि देखें, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, माई लॉयल्टी ऑब्वियसली लाइज विद पाकिस्तान एंड एवरीबडीज लॉयल्टी लाइज विद पाकिस्तान। मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और से ज़्यादा मुहिब वतन नहीं हूँ, लेकिन किसी से कम भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये मुश्किल फ़ैसले हमें, या थोड़े से मुश्किल हैं थोड़े से नहीं हैं, जो भी है, लेकिन ये फ़ैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो जिस राह पे हम जा रहे हैं वो राह पे, मैं समझता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस राह पे हम जा रहे हैं, अगर IMF नहीं आएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा डिफ़ॉल्ट से बचना। आई डोंट सी हाउ। जब आप वज़ीर ख़ज़ाना बने तो मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी आपकी, मैंने आज दोबारा दिखानी। अब मसला है कि जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगा हूँ, हाँ। उस क्लिप में भी मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, आपको इंसेप्शन वाली फील आएगी जब आप घर पे जाकर शो देखेंगे। बता देखिए, मुझे लगता था मैंने आपसे भी इंटरव्यू किया था, मुझे लगता था कि आपको शायद 1.5-2 साल बाद दिखाना पड़ेगा, मगर अभी दिखाना पड़ रहा है। देखिए आप क्या कह रहे होते थे, अभी से दिखा दीजिए, चलिए देखें। आप आ जाएं तो करेंगे क्या? आप IMF के प्रोग्राम में हम फंसे हुए हैं, वो नहीं मान रहे हमारी बात। हम आएंगे तो बिजली सस्ती करेंगे, इन्फ्लेशन कम करेंगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला, हम आएंगे तो बिजली भी सस्ती करेंगे, हम बिजली के ऊपर इंडस्ट्री को लेकर आएंगे, हम साइक्लिक कम करेंगे। आप मेरी गुजारिश, आपने मुझे गुज़िश्ता इंटरव्यू में ये बात की थी ना, IMF के आप मुझे क्या करोगे, मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। आप खुद कैसे कर लेंगे? IMF के दरवाजे पर खड़े हुए, IMF के कहने पे तो कीमतें बढ़ा रहे हैं, फिर भी सर्कुलर रेट पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपको IMF कैसे करने दे देगा जब नहीं करने दे रहा? मेरी बात सुने ना, ये आप आधी स्टोरी बता रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि इस तरह देखें ना कि इन्होंने T&D लॉसेस बढ़ा दिए, इन्होंने बिल कलेक्शन कम कर दी, इन्होंने मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करी, इन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई है, ये तो आप भी जानते हैं। इन्होंने वक्त पे LNG नहीं खरीदा। आपके जो जवाब है, आपके जवाब पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अपने सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ कि आप जैसे ही कल आ जाएंगे तो IMF यही है। सर आप मुझे 30 सेकंड दें, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन आपको मेरा जवाब एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं बिजली कम करूंगा। IMF, आप फौरी तौर पर जब IMF के पास जाएंगे और IMF के प्रोग्राम की बहाली के बगैर आपका एक्सटर्नल मसला है, 5% की तरक्की पर जाते हैं। आपने भी देख लिया कि आपके दौर में क्या हुआ, $19 अरब का खड़ा था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25-26 अरब पर चला जाता अगर रेमिटेंसेस की सपोर्ट ना होती तो क्या करें? खाजा साहब, मैं आपसे पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि ये बात आपकी दुरुस्त है कि अगर 5% ग्रोथ के बाद हम करंट अकाउंट में मसले में फंस जाते हैं, सो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। हम वही चाल चलते रहेंगे कि अमीर लोगों को अमीर करें और उसके बाद उनसे गुजारिश करें कि ये लो 200 करोड़ रुपए, अब किसी को 20,000 रुपए की नौकरी दो। ये नहीं करेंगे। इस बार शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसका जो एम्फेसिस होगा वो अर्बन एंड रूरल पुअर पे होगा। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी आपसे सवाल कर रहा हूँ, बताएं। तो आपको बिल्कुल
अभी अब मतलब शाहजेब खान साहब, आप फिर सोचें कि हमें आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और आप मुझसे ये चीज दिखा रहे हैं और आप क्या समझ रहे थे कि हम 2 हफ्ते के अंदर ये चीजें कर लेंगे? मतलब कम से कम मुझे बजट तो लाने दें, आप देखें तो सही हम किधर लेके जाएंगे इस मुल्क के डायरेक्शन को। आप यही हुकूमत चलाएंगे तो गर्मियां मुश्किल से निकालेंगे, IMF को मुश्किल से मनाएंगे, सर्दियां आ जाएंगी, कोई LNG का टर्मिनल नहीं लगा, पाइपलाइन पर काम भी नहीं शुरू हुआ, टर्मिनल पे भी काम नहीं शुरू हुआ, जो सर्दियों में फिर गैस का क्राइसिस आ रहा है उस पर आप जिम्मेदार होंगे। भाई इन्होंने, और ये मैं आपके शो में मुतदरी से बात कह चुका हूँ और दीगर शो में कह चुका हूँ कि इन्होंने, इनसे नहीं लगनी थी पाइपलाइन, इनकी नीयत ही नहीं थी, ना अहलियत थी। सच्ची बात है कि ना अहलियत थी, ना नीयत साफ थी, ना इनसे टर्मिनल लगना था। इसको शहबाज शरीफ के आने से एक उनका रेपुटेशन दुनिया भर में है। हम समझते हैं कि हम सरमायाकारी भी लेकर आएंगे, मतलब हम, हमारे जो वुज़रा है ये बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह काबीना के अंदर, हम सरमायाकारी लेकर आएंगे। टर्मिनल की भी ज़रूरत है, पाकिस्तान में टर्मिनल भी बनाएंगे। 8 महीने हो गए जी, आपने बड़ी सिमत नजर आएगी, बड़ी डायरेक्शन नजर आएगी, बड़ी टीम है, शहबाज शरीफ की बड़ी रेपुटेशन है, यहाँ खड़े हैं हम। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ शाहजेब खान साहब, ये जब आपने जब मेरा दिखाया था आपने पहला ओरिजिनल क्लिप के अंदर जो क्लिप था, उस दिन आप देख लीजिएगा कि LNG की क्या सिचुएशन थी। आज LNG जो है वो $35 से $40 का मिल रहा है। कल बरतानिया के अंदर $2 पाउंड पर यूनिट की बिजली जो है वो ऑक्शन हुई है। आप ये तो कॉन्टेक्स्ट तो देंगे ना कि आप LNG जो है पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने $3 की जब मिल रही थी तो लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करे, $4 में लॉन्ग टर्म मुआहदे नहीं करे। आज हम $40 की अगर LNG लेते हैं, 3.2 मिलियन टन का वो होता है, जो BTU का वो होता है। हम 120 मिलियन का अगर हम वो लेंगे, कार्गो लेंगे, तो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता वो। मतलब ये बिजली जो हो जाएगी 80-100 रुपए की हो जाएगी। तो हम क्या करें? मई के महीने में जब हमने ये बनाई है फर्नेस ऑयल से बिजली, जब यहाँ पे 6-6 घंटे चल रहे थे, लोड शेडिंग हो रही थी, और हमको आए हुए 15 दिन हुए थे, वो बिजली जो थी वो 60 रुपये यूनिट पड़ रही थी, जो जाम शहरों में पड़ रही थी। हम क्या करें? हम 30 रुपये की बिजली जब बेच रहे थे तो लोग बोल रहे हैं बड़ी महंगी बेच रहे हो, और सही कह रहे हैं क्योंकि लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन अगर आज आप फर्नेस ऑयल लेकर आ रहे हैं, आज आप करंट रेट पे वो लेकर आ रहे हैं LNG, तो आप इतनी महंगी LNG लेकर रहे हैं, तो आपको इस कॉन्टेक्स्ट को तो देखना पड़ेगा ना कि उस दिन आप, जिस दिन मैंने ये बात करी थी, उस दिन LNG कितनी थी और आज LNG कितने की है। नहीं, मगर इस पर मसला ये है कि गैस का क्राइसिस तो है। अब आप कहते थे, मैं आपको बार बार बता रहा था कि IMF का प्रोग्राम है, आप बिजली सस्ती नहीं कर पाएंगे। आप कहते थे हम सस्ती करके दिखाएंगे, हम डिमांड बढ़ा देंगे। IMF के प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं। IMF के प्रोग्राम में IMF तो आपको ये नहीं बोलता कि महंगी आप बिजली बेचें। IMF ये बोलता है कि जितने की कॉस्ट पड़ रही है कॉस्ट रिकवर कर लें आप। मजीद जो है पिछले साल 1072 अरब रुपया, इमरान खान की साल के आखिरी साल में 1072 अरब रुपया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने को दिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। वो पैसे कहाँ से लाएं? अब जब तक टर्मिनल की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ का रेपुटेशन है और शहबाज शरीफ गए अमीर ऑफ कतर के पास, उसके पास बैठे, उनके वजीर के पास बैठे, बोला टर्मिनल लगाओ पाकिस्तान में। उसने कहा कि देखो हमारे पास 2 साल पहले FSRU था, हम FSRU ला के पाकिस्तान में ला सकते थे, आज FSRU भी नहीं है और आज हमारे पास गैस भी नहीं है। जितनी हमने गैस बना रहे हैं हमने सब बेच दी है। तो शहबाज शरीफ, अब ये शहबाज शरीफ सर पे बंदूक तो नहीं रख सकता था उसके, जब जर्मनी को गैस नहीं मिल रही, चाइना गैस लेके चला गया, यूरोप को मिल नहीं रही, तो शहबाज शरीफ ने तो जाके उधर से गैस लेकर आए। शहबाज शरीफ ने जाके बात करी उनसे कि आप हमको गैस दें, आप टर्मिनल लगाएं। शहबाज शरीफ लेके गए थे अपनी टीम, और ये सीरियस इंटरेस्टेड है, वो सीरियस हैं, उनकी नीयत सही है कि आप लगाएं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं जब आप हमको इस हालत में देखे गए मुल्क, और जब ये आप हमको फरवरी के अंदर, मैं आपको सच बताऊं, फरवरी के अंदर वाज द क्रूशल थिंग, जिस दिन आपने IMF से एग्रीमेंट तोड़ा है और जिस दिन आपने रेट्रोस्पेक्टिवली दुनिया भर के उसको छोड़ के पेट्रोल सस्ता करा है, आपने पाकिस्तान को एक डिफरेंट रिस्क पे डाल दिया, डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे डाल दिया है। अब पाकिस्तान और इमरान खान के जो पिछले 3-4 साल थे, इसके अंदर इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है और अब इतना मसला हो गया है कि हम तकरीबन जो है, मतलब जो हम पैसे कमा रहे होते हैं तो सारे के सारे मसला है कि करंट अकाउंट से भी बड़ा मसला फाइनेंशियल अकाउंट का हो गया। करंट अकाउंट कंट्रोल कर रहे हैं, मगर जो फाइनेंशियल अकाउंट है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस बड़ा नेगेटिव है, आप खुद बिजनेसमैन है, कर ले IMF का प्रोग्राम बहाल, क्या करेंगे इस बिजनेस कॉन्फिडेंस का? कौन इस माहौल में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होगा? कैसे मुल्क आगे चलेगा? भाई 2 चॉइसेस हैं, ये आप जाके श्रीलंका की कोई टेप चलाइए, या डिफ़ॉल्ट करें या डिफ़ॉल्ट से बचें। 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। हम सच बता रहा हूं मैं आपको कि बहुत ज़्यादा रूम फॉर एरर नहीं है जो मैंने लिखा था। आपने इस वक्त जो है ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना है तो जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं वो उठाएं, उसको मुश्किलात को जो है वो आप कोशिश करें कि अमीर तरीन लोगों पर डालें। जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि 10% टैक्स लगाएं हमने, और ये मैं आपको बात बताऊँ कि ही वॉज हैप्पी जब मैंने कहा कि सर शुगर इंडस्ट्री पर लगाते हैं, जो उनके बेटों की फैक्ट्री उन्होंने लगाओ, खुशी से लगाया उसने, ठीक है। तो मतलब अब आप अमीर लोगों से, अगर आप पाकिस्तान में 22 लाख दुकानदार हैं, सिर्फ 30,000 दुकानदार इनकम टैक्स देते हैं, क्या ये ज्यादती नहीं है? क्या इस वक्त जब मुल्क जब इधर खड़ा हुआ इस नैच पे, तो क्या थोड़ा सा हमको
2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एवरेज पे दुकानदारों से नहीं लेने चाहिए? मतलब सीरियसली, मतलब इज दिस समथिंग दैट वी शुड नॉट बी डूइंग? एंड देन मतलब और किस मुंह से आप IMF को बोल रहे हैं कि हमको कंसेशन दो, जब आप 22 लाख दुकानदारों में से 30,000 दुकान से टैक्स लेते हैं? किस मुंह से आप जाके उनसे ये बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इस वक्त जो पहली तरजीह है वो IMF प्रोग्राम की बहाली है, वरना डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मौजूद है। वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ भी हो IMF प्रोग्राम और इसकी जो किस्त है वो फौरी तौर पर मिलनी चाहिए, यही हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। हुकूमत जो भी कहे वो कह रहे हैं कि उस दूसरी सूरत में डिफ़ॉल्ट का ख़तरा मुल्क के ऊपर मंडला रहा है। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं। इमरान खान ने वादे कर दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर पंजाब असेंबली तहलील करने की तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और काफ लीग इस मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। मगर हुकूमत का मानना है कि काफ लीग इस वक्त असेंबली तहलील नहीं करेगी, और करेगी भी तो भी जिस सूबे में असेंबली तहलील होगी वहां इलेक्शन करा दिया जाएगा। मामला जो भी है अगले 7 दिन पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से अहम साबित होंगे। हमारे साथ सीनियर साहब तज़किर सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने फौरी ऐलान करके तहलील नहीं की, टाइम बढ़ाते रहे, अब आपको लग रहा है कि वाकई हतमी तौर पर यह होने जा रहा है और परवेज़ इलाही भी वही करेंगे जो इमरान खान कहेंगे? देखिए, ये एक ख़तरनाक गेम है। इससे इलेक्शन तो ज़ाहिर है करीब आ जाएंगे, और जब वो रिज़ाइन देंगे तो मेरा ख़्याल है, या डिज़ाल्व करना चाहेंगे तो मेरा ख़्याल है परवेज़ इलाही कर देंगे। उनके पास चॉइस नहीं है, उन्हें अगली पॉलिटिक्स भी करनी है, और वो इमरान खान को छोड़ना अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि दूसरी तरफ नून लीग है और उनके मुखालिफ हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन देखना यह है कि तहरीक इंसाफ ये जो कर रही है, तो इसको अंदाज़ा नहीं है कि अभी 2 सूबों में इसकी अपनी हुकूमतें हैं और ये फेवरेबल हुकूमतें हैं। यहाँ पर वो एक तरह से पनाह भी लेते हैं। इमरान खान उस दिन से ज़मान पार्क आके लाहौर बैठे हुए हैं, बनी गाला नहीं जाते, तो फिर इनके पास कोई पनाहगाह नहीं रहेगी, ना खैबर पख्तूनख्वा रहेगी, ना ये रहेगी। यहाँ जो केयर टेकर्स आएंगे या जो भी नई गवर्नमेंट्स आएंगी, वो ज़ाहिर है इनकी अपनी हुकूमतें तो नहीं होंगी, वो दूसरी होंगी। और दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। जो इस वक्त इनके हक़ में चल रही थी बात कि मंसूबे बन रहे हैं, MPs रोज़ मिल रहे हैं परवेज़ इलाही से, नए नए फ़ायदे ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि अगर वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो ये उसका वाहिद रास्ता है कि वो असम्बलियों से रिज़ाइन करें या असम्बलियाँ डिज़ाल्व करें, और असम्बलियाँ डिज़ाल्व करके नए इलेक्शन की तरफ जाएं। और मेरा ख्याल है कि फिर हुकूमत के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। अगर इन्होंने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी तो हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा इसको इलेक्शन को टालना और आगे लेके जाना। मगर बड़ाई साहब, जब शुरू में इमरान खान साहब ने ऐलान किया तो हुकूमत में एक पैनिक नज़र आती थी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ उन पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि इलेक्शन से लड़ते हैं। फिर अचानक हुकूमत की जो बयानात हैं वो तब्दील हुए और उन्होंने कहा जी आप करें तहलील और हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। फिर तहरीक इंसाफ ने नहीं तहलील की अब तक। ये क्या हुआ? हुकूमत को कोई गारंटी मिली या हुकूमत को ये यकीन हो गया कि असेंबलियाँ तहलील नहीं होंगी? ये अचानक क्या तब्दीली आई? मुझे यूँ लगता है कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो उनकी राय जो है PDM के साथ मिलती जुलती है। शायद वो इमरान खान का ये जो मुतालबा है इससे वो मुत्फिक नहीं है, और ना इस मुतालबे को वो चाहते हैं कि इस पर अमल किया जाए। इसलिए शायद PDM का हौसला बढ़ा है और PDM पहले से ज़्यादा ताकत से कहने लग पड़ी है। और राना सनाउल्लाह के जिस तरह बयान आए हैं, इससे तो ऐसा लगता है बाकायदा वो चैलेंज थ्रो कर रहे हैं। और इमरान खान और PTI जो है वो डिफेंस पे आई लगती है इस मामले में, जितना पहले वो एग्रेसिव थे उतने नहीं लगते। तो बड़ाई साहब, आप तो ज़ाहिर इलेक्शन पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को बहुत करीब से देखते हैं। आपको लगता है कि जो नून लीग चैलेंज दे रही है, PDM चैलेंज दे रही है, उनका उसको नुकसान ही नहीं होगा? खान साहब की पॉपुलैरिटी आप कैसे देख रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर दोबारा पंजाब में इलेक्शन हो जाता है? देखिए, अगर तो सिर्फ इलेक्शन का देखना है या लोगों के वोटों का देखना है, वो तो इस वक्त इमरान खान पॉपुलर हैं। लेकिन ये भी मद्देनज़र रखें कि इस दौरान नवाज़ शरीफ भी वापस आएंगे, वो भी अपना बयानिया बनाएंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट नज़र नहीं आता। तो एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट क्या होगा, ये भी बड़ा मैटर करेगा। तो एस्टेब्लिशमेंट का टिल्ट, नवाज़ शरीफ का बयानिया, ये 2 रुकावटें होंगी इमरान खान की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी लेने में।
लेकिन बहरहाल फ़िलहाल अगर देखा जाए तो पॉपुलर वोट तो इमरान खान के साथ है, और अगर फ़ौरन इलेक्शन हुए तो इमरान खान जीत जाएंगे। लेकिन जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको भी हमेशा मद्देनज़र रखा जाता है, और वो टिल्ट होगा और वो नवाज़ शरीफ का बयानिया होगा। नवाज़ शरीफ आज तक जब से इलेक्शन लड़ने लगे हैं कभी भी पंजाब में इलेक्शन नहीं हारे, वो हमेशा पंजाब में जीतते ही आए हैं। तो ये एक उनका भी रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ना मुश्किल होगा। अच्छा, और फिर खान साहब साथ में प्रेशर डाल रहे हैं नई अस्करी क़यादत पर, उन्हें खुदा का वास्ता भी दे रहे हैं, कुछ ज़रा तारीफ़ें भी कर रहे हैं, मगर यही कह रहे हैं कि अच्छी बातें सुनी, हालांकि खुद साथ काम कर चुके हैं। DG ISI थे इमरान खान साहब के दौर में, 8 महीने बाद उन्हें हटाकर जनरल फैज़ को लेकर आए थे, और जो किस्से हैं वो आपने भी सुने होंगे कि उन्होंने जो मुबैना करप्शन के वाक़यात हैं वो इमरान खान साहब के सामने रख दिए थे, तो बजाय इसके कार्रवाई होती उन्हें हटा दिया था। आखिर में इसका दबाव बढ़ाने में इमरान खान साहब कामयाब हो जाएंगे जब वो बराह रास्त मुतालबा कर रहे हैं उनसे? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो नए आर्मी चीफ़ हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं, बड़े गैर मुतनाज़िया हैं, और वो चाहेंगे कि अपने गैर मुतनाज़िया किरदार को निभाएं, लेकिन फ़ैसलों के बारे में हाँ ना तो ज़ाहिर है उन्हें करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता कि वो फ़ैसलों में शरीक ना हों। तो ज़ाहिर है जब वो फ़ैसलों में शरीक होंगे, फ़र्ज़ करें अर्ली इलेक्शन का मामला है, ये जब उनके सामने आएगा तो उनको भी एक राय तो देनी पड़ेगी। और मेरा ये ख्याल है कि अभी तक ऐसा लगता है कि अदारे जो हैं वो फौरी इलेक्शन के हामी नहीं हैं, और अगर वो फौरी इलेक्शन के हामी नहीं हैं तो ये बात इमरान खान के ख़िलाफ़ जाती है, और इमरान खान साहब इस चीज़ को फील भी करेंगे और इस चीज़ को फिर एक्सप्लॉइट भी करने की कोशिश करेंगे। और शुक्रिया बड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इमरान खान ये तासुर देते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से उनका मुखालिफ है और एक मंसूबे के तहत उनके खिलाफ फैसले दे रहा है, मगर जंग और द न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने इंकिशाफ किया है कि इमरान खान की सियासी हिमायत के दिनों में इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस में ताख़ीर को साबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज किया था। उन दिनों पस मंज़र में होने वाले हालात व वाक़यात से बाखबर एक ज़राए ने जोर देकर बताया है कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुनाने के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं था, जैसा कि इमरान खान इल्ज़ाम आयद करते हैं। अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान कई मरतबा कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि उनके और उनकी पार्टी के खिलाफ केसेस का फैसला सुनाया जाए, लेकिन इसके बरक्स ज़राए का कहना था कि PTI ममनुआ फंडिंग केस में ताख़ीर के लिए उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया था, और उस वक्त इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बरसों का रिश्ता अपने उरूज पर था, और फिर जैसे ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गैर सियासी रवैया अख्तियार करने का फैसला किया तो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी का मालिक बन गया और उसने केस का फैसला मेरिट पर सुना दिया। अब ये याद रहे कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस 2014 से इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत था, और 8 साल की तवील समाअतों के बाद रवा साल 2 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया था, और इस हवाले से ताख़ीरी हरबों की एक तवील फहरिस्त भी मौजूद है, और इसी वजह से सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर दबाव भी डालती रहीं, और बार बार ये मुतालबा दोहराया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाए। और फिर बिलाखिर 2014 में शुरू होने वाला ये मुकदमा 2022 में इख्तिताम को पहुंचा, और रवा साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया और तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग लेने के इल्जामात को दुरुस्त करार दे दिया। ताहम ये केस मुकम्मल होने तक इलेक्शन कमीशन में 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स आए। पहले सरदार रजा खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और फिर सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, मगर इमरान खान ने दोनों पर ही जानिबदारी के इल्जामात लगाए। हालांकि सरदार रजा खान की सरबराही में होने वाले 2018 के इंतखाबात को इमरान खान तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात करार देते हैं, क्योंकि इसमें वो जीत गए थे, मगर ममनुआ फंडिंग केस में वो उन पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि उनको तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर लगाया था, मगर फिर सिकंदर सुल्तान राजा का नाम खुद इमरान खान ने तजवीज़ किया। उन पर इसी केस के हवाले से एतमाद का इजहार करते रहे और तैनाती के 1 साल बाद भी उनकी तारीफ़ें करते रहे। मगर फिर डस्का ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की मुदाखलत का पर्दाफाश करने पर इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा से नाराज़ हो गए, उनकी मुखालफत शुरू कर दी, और अब तो उनकी तैनाती की जिम्मेदारी भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर डाल चुके हैं। इस केस को इतने अरसे तक फॉलो किया, लड़ा अकबर एस बाबर साहब ने, बानी रुकन PTI हैं, वो हमारे साथ मौजूद। हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दावत दी इस खबर पर बात करने के लिए, वो नहीं आए। अकबर एस बाबर साहब बहुत शुक्रिया। सब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में आप ये ज़रूर कहते रहे हैं कि जी जिस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट किया जा रहा है, जब इदारे इन मामलात से हटेंगे तब इस केस का फैसला मेरिट पर होगा। ऐसे क्या हालात व वाक़यात थे कि जिसकी वजह से क्या आपने भी नोटिस किया कि ये सपोर्ट हासिल थी या दबाव इलेक्शन कमीशन पर मौजूद था, या आप पर कोई दबाव था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा प्रोग्राम में मदऊ किया। यकीनन जिस तरह आपने कहा कि मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ ऑन द रिकॉर्ड कि इस केस को बड़ी बुरी तरह से मैनेज किया गया, और उसकी ज़िंदा मिसाल ये थी कि स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में बनी,
1 महीने का मैंडेट था, उनकी TOR में लिखा हुआ था और उसको 4 साल लग गए। जब हम स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मांगते थे वो हमें लिख के दे देते थे कि हम आपको नहीं दे सकते, कि PTI एतराज़ करती है। तो जिनकी इंक्वायरी हो रही थी तो ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेंगे कि उनके ख़िलाफ़ सबूत जो है वो मंजर आम पे आए। और जो बाकी आपने तमाम अवामिल बताए तो यकीनन बहुत बुरी तरह से मैनेज हुआ। और इसको वो डिलेइंग जो फैक्टर थे, जिस तरह अभी अंसार अब्बासी साहब ने लिखा कि रिटायर्ड ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इसको डिले करने में एक अहम किरदार अदा किया और वो तमाम तफसीलात लिखी। तो मैं ये वजाहत कर दूं कि उस वक्त वो रिटायर्ड नहीं थे, वो भी यही कह रहे हैं खबर में, अब रिटायर्ड है। उस वक्त रिटायर्ड नहीं थे, वो भी यही लिख रहे हैं। हाँ, उस वक्त नहीं थे। तो अब मैं तो चूंकि गवाह हूँ, मैं तो एक आईनी गवाह हूँ, मुझे तो अब चूंकि ये स्टोरी आई है तो मैं वजाहत में कुछ जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरा पहले दिन से ये मकसद था, मैं कहता आ रहा हूँ कि मैं बहुत सारे हक़ाइक़ है वो सामने इसलिए नहीं ला रहा कि मैं इदारों को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं इदारों की इस्लाह चाहता हूँ। अनलाइक इमरान खान, मैं इमरान खान नहीं हूँ। इमरान खान ने जिन इदारों का वो बेनिफिशरी था उनके बेनिफैक्टर्स को इसने एक्सपोज करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, जिस थाली में खाया उसमें सुराख करने की कोशिश की, सिर्फ इस वास्ते कि उसके पास इक़्तिदार नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं था, ऑल्दो आई वॉज एट द रफ एंड ऑफ द स्टिक, मैंने उनको एक्सपोज नहीं किया। लेकिन आज चूंकि ये स्टोरी आई तो मैं वजाहत ज़रूर करूँगा कि मुझे तो बुला के कहा गया, मुझे बुला के कहा गया कि इस केस को फ्रीज कर दें, इस केस को वापस ले लें। मैंने उस वक्त उनके सामने ये कहा, मैंने कहा दिस इज़ द बिगेस्ट बिट्रेड, ये डिससर्विस यू कैन डू टू दिस कंट्री। मैंने कहा ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के तहत फिर ऑफर्स भी हुए। मैंने कहा मेरी 4 आने की इज्जत है, आप खाक में बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलीगली फंडेड है, प्रोहिबिटेड फंडेड है, फॉरेन फंडिंग है, कंपनियां फंड कर रही हैं, ये कैसे, इसको तो नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के तहत एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि मैंने उस वक्त भी और आज भी मैं इदारों का नाम इसलिए नहीं लेता कि इदारे बदनाम करना जो है वो कौमी खिदमत नहीं है। ऐसा मगर इस सिक्के के दो अब जबकि इमरान खान साहब ने खुद ने नाम ले दिए हैं, फिर एक स्टोरी आ गई है। कौन था जो आपको बुला के कहता था, कौन लोग थे, अगर आप नाम बताएं आवाम को। देखिए मैं नाम नहीं लूँगा, मैं उस इदारे का नाम भी नहीं लूँगा। मुझे ये हमारे इदारे हैं, हमने इनको बदनाम नहीं करना, हमने इनकी इस्लाह करनी है। मैं इसीलिए आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अब हकायक सामने आ रहे हैं। हकायक सामने रखने से बदनामी होती नहीं है, इस्लाह होती है। हमने तारीख में देखा है कि 70-72 साल में क्योंकि कोई एहतसाब हुआ नहीं है, जो काम किए गए थे, तो इसलिए इस्लाह हुई नहीं है। हर 5-8 साल बाद वही गलतियां रिपीट की जाती हैं। तो अगर इस्लाह करनी है तो फिर तो आपको नाम बताना चाहिए कि कौन लोग थे जो ये क्या करते थे। मैं आपको इसी का मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशनल डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, दूसरी तरफ सिविलियन साइड है। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इस्टेब्लिशमेंट से हुआ, जिस तरह जिन लोगों ने इस केस में इंसाफ को रोका, उसमें तवालत इख्तियार करने का कहा और जिस तरह मैनिपुलेट किया, उनके खिलाफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, चाहे वो इन कैमरा क्यों हो, चाहे वो सीक्रेट क्यों ना हो। कार्रवाई, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क, ये इंपॉर्टेंट है। वो अपने तरीक़ेकार उनके मौजूद हैं। अगर कोई तहकीकात होती है, मुझे बुलाता है और इन कैमरा, तो मैं उनके सामने वो सारे हक़ाइक़, लेकिन उनके पास है सब कुछ, उनके पास ये रिकॉर्ड है। मैंने उनको शाज़ेब ये सुने, मैंने उनको फोरवार्न किया, मैंने खड़े होकर अपनी कमीज़ ऐसे झटकी, मैंने कहा उस दिन से डरे जिस दिन इमरान खान आप पे उंगली उठाएगा, पाक फौज पे इल्ज़ाम लगाएगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए बिकॉज ही डिसओन्स हिज फेलियर्स एंड ही ओन्स अदर सक्सेसेस, बिकॉज ही बाइट्स द हैंड दैट फीड्स हिम, बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी लुकिंग फॉर मोर फेम। वो पॉलिसी और एक जो फेम था उसका एक कॉम्बिनेशन था। पॉलिसी निकाल ले, ही हैज़ नथिंग टू ऑफर, इज जस्ट लुकिंग फॉर मोर फेम। मैंने उनको फोरवार्न किया, उन्होंने कहा क्यों? फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया, ये सारी बातें मैंने उनके सामने रखी। आज अल्लाह ने मुझे सही साबित किया कि ये आज पाकिस्तान के उन इदारों को बदनाम कर रहे हैं जो इसके बेनिफैक्टर्स थे। इन तमाम मामलात की तहकीकात हो, और जब तहकीकात हो तो आप भी जो तहकीकात के सामने ये सारे हक़ाइक़ रखें, क्योंकि आप आवाम के सामने आप कह रहे हैं कि टीवी पर आप ये बात नहीं करना चाहते, मगर अगर तहकीकात हो उसके सामने रखें। मगर सारा लीगल रूट तो अपनाया था तहरीक इंसाफ ने, ज़ाहिर है इसमें
इल्तवा मांगते रहे, कभी आपको रोकने के लिए वो अदालत चले जाते, कभी इलेक्शन कमीशन के आगे रोकने की कोशिश करते। तो जो सारी की सारी कोशिशें थी और जितने भी इल्तवा थे, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए, मगर वो लीगल रूट के जरिए किए तहरीक इंसाफ ने। लीगल एंड इलीगल तरीके से उन्होंने कौन सा हरबा, दे ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक एंड बियॉन्ड केस को डिले करें, मैनिपुलेट करें। मैंने आपके सामने मिसाल रख दी, 1 महीने का मैंडेट था स्क्रूटनी कमेटी का, 4 साल लग गए। सिर्फ इसी की तहकीकात कर लें जो लोग उसमें थे कि भाई ये 4 साल क्यों लगे, आपका तो मैंडेट 1 महीने का था। आपके सामने स्टेट बैंक का रिकॉर्ड जुलाई 2018 में आ गया था, उसी स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में आपने रिपोर्ट बनाई जो जारी हुई जनवरी 2022 में, तो आप तो 1 महीने में वो रिपोर्ट बना सकते थे। तो क्या वजूहात थी, सबको पता है। तो वो जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे। अच्छा, इसमें एक और अहम बात है, देखिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इस वक्त सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इदारों को चाहिए उसको मजबूत करें, उनकी राह में रुकावटें ना खड़ी करें। ये जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये टीम है, इन्होंने बड़े बोल्ड फैसले किए हैं, इनको इनकरेज करना चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अनफॉर्चुनेटली रुकावटें खड़ी की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन में। मसलन इस केस में 12 कम से कम रिट पिटिशंस हुई। एक तरफ आइन कहता है इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि फंडिंग के मामला को सुने। सुप्रीम कोर्ट हनीफ अब्बासी केस में कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो ट्रायल कोर्ट के तौर पे तमाम मामला सुने इस केस के हवाले से, मेरे केस के हवाले से। उसके बावजूद जब 12 रिट पिटिशन होती है उनको क्यों एंटरटेन किया जाता है, मुझे आप बताइए। हाँ, जब इलेक्शन कमीशन फैसला दे दे, आपके पास लीगल रेमेडी के लिए हायर कोर्ट्स में ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी इसको सीक्रेट रखा जाए, आपने एंटरटेन किया। अकबर बाबर को ना शामिल कीजिए, आपने एंटरटेन किया। इलेक्शन कमीशन का मैंडेट नहीं है, एंटरटेन किया। और ट्रिवियस तरीन बातों पे आपने उन्होंने रिट पिटिशंस की, उनको एंटरटेन किया, तो उसे डिले हुआ ना। ये मैं कहता हूं कि ये इदारों को ऐसे इन सबको देखना पड़ेगा, सिर्फ इट्स नॉट जस्ट द एस्टैब्लिशमेंट जिन्होंने रोल अदा किया। कि बहुत शुक्रिया अकबर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उसको सुने आए। हमने तहरीक इंसाफ को भी मौक़िफ़ के लिए दावत दी, वो जब आए अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।